ओके। तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज सबसे पहले हमने पढ़ना है लॉरेंस फोर्स के बारे में। एक्चुअली लॉरेंस फोर्स उस टोटल फोर्स को कहते हैं जो एक चार्ज पार्टिकल पे लगती है अगर उसको एक साथ इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया जाए। द टोटल फोर्स acting on a charged particle when it is moving in both electric and magnetic field simultaneously, तो उसके हम लॉरेंस फोर्स कहते हैं। अब मान लेते हैं कि एक जगह पर ये इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड हर चार्ज पार्टिकल पे फोर्स लगाती है, चाहे वो स्टेशनरी है चाहे वो मूविंग है। तो चार्ज पार्टिकल के रुके होने से या मूव होने से फोर्स और ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड का जो रिलेशन होता है वो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड चैप्टर में भी किया था, बट अगर आप भूल गए हो तो वो होता था Q इंटू ई, यानी कि जो चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है मल्टीप्लाइड बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड। अब मान लेते हैं उसी जगह पर एक मैग्नेटिक फील्ड भी प्रेजेंट है, तो ये क्रॉस जो सिंबल्स हैं ये मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब मैग्नेटिक फील्ड सिर्फ तभी फोर्स लगाता है जब वो चार्ज पार्टिकल मूविंग है, रेस्ट वाले पार्टिकल पे मैग्नेटिक फील्ड फोर्स नहीं लगाता। तो मान लेते हैं ये मूविंग चार्ज पार्टिकल साइमल्टेनियसली मैग्नेटिक फील्ड पे भी एंटर करता है, तो आल्सो फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज प्लेस्ड या मूविंग चार्ज inside the magnetic field will be। अब मैग्नेटिक फील्ड के अंदर उस पर कितनी फोर्स लगेगी उसकी जो फॉर्म होती है वो थी Q इंटू वी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। तो इक्वेशन 1 इलेक्ट्रिक फोर्स बता रही है और इक्वेशन 2 मैग्नेटिक फोर्स बता रही है। तो देयरफॉर टोटल लॉरेंस फोर्स ऑन चार्ज पार्टिकल विल बी। अब जो टोटल लॉरेंस फोर्स है वो इन दोनों का वेक्टर सम होगा। सो टोटल फोर्स विल बी द वेक्टर सम ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स प्लस मैग्नेटिक फील्ड फोर्स। तो ये हो जाएगा Q इंटू ई प्लस Q इंटू वी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। यहां से हम Q कॉमन ले सकते हैं, तो ये आ जाएगा E वेक्टर प्लस वी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। तो ये फार्मूला आ गया कि किसी भी चार्ज पार्टिकल पे लॉरेंस फोर्स कितनी लगती है, Q ब्रैकेट में E वेक्टर प्लस V वेक्टर क्रॉस B वेक्टर। तो सबसे पहले आपको ये याद रखना है। उसके बाद हम इसका एक स्पेशल केस डिस्कस कर देंगे। वो स्पेशल केस क्या है? इफ मोशन ऑफ द चार्ज पार्टिकल कोमा magnetic field and the electric field are mutually perpendicular to each other। अगर
चार्ज पार्टिकल जहां मूव कर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड जहां लग रही है और मैग्नेटिक फील्ड जहां लग रही है, तीनों एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो तो क्या होगा। अब मान लेते हैं कि इस डायरेक्शन में एक्स एक्सिस में इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट कर रही है किसी भी सोर्स की, और वाई एक्सिस में मैग्नेटिक फील्ड है, और थर्ड एक्सिस यानी कि जेड एक्सिस में वो चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है, तो उसका मोशन इधर को हो रहा है, तो तीनों आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं। अब जो चार्ज पार्टिकल है उस पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो फोर्स लगाएगी वो अपनी तरफ को लगाएगी, तो इस चार्ज पार्टिकल पे इलेक्ट्रिक फील्ड उसको ऐसे अपनी तरफ को पुल कर लेगी, तो फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड इधर को लगेगी, और फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में लग सकती है, वो v क्रॉस b करके हम देखेंगे। तो फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड इधर को जाएगी और फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड उसके ऑपोजिट जाएगी अगर वो म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। नाउ इफ द चार्ज पार्टिकल keep moving undeviated along its path। अब मान लेते हैं कि चार्ज पार्टिकल में बिल्कुल भी डेविएशन नहीं आती, मतलब वो अपने ओरिजिनल पाथ में एज इट इज मूव करता रहता है। ये तभी पॉसिबल है जब ये दोनों फोर्सेस का मैग्नीट्यूड एक दूसरे के इक्वल एंड ऑपोजिट हो जाए, क्योंकि इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस का रिजल्टेंट जीरो होता है, तो ये इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस बन जाए। तो अगर ये इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस बनेंगी यानी कि मैग्नीट्यूड ऑफ एफ ई बराबर होगा मैग्नीट्यूड ऑफ एफ बी। अब एफ ई का मैग्नीट्यूड होता है क्यू इंटू ई, और एफ बी का मैग्नीट्यूड होता है बी क्यू वी, यहाँ थीटा 90 हो जाएगा क्योंकि तीनों एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं। तो क्यू इंटू ई बराबर आ गया बी क्यू वी, क्यू से क्यू कैंसिल हो जाएगा। तो ये भी अब एक फार्मूले की तरह काम करेगा कि अगर एक चार्ज पार्टिकल को अनडेविएटेड एक कांस्टेंट स्पीड से मूव करते रहना है, अगर वो एंटर करता है एक म्यूचुअली परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के, तो उसकी वेलोसिटी बराबर होगी मैग्नीट्यूड ऑफ ई वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर। तो ये भी एक स्पेशल केस के साथ आपको याद रखना है। तो इस थ्योरी को अभी ध्यान में रखते हुए हम कुछ एग्जांपल्स लेंगे इस थ्योरी पे बेस, ताकि आपका ये कंसेप्ट और क्लियर हो जाए। तो पहला क्वेश्चन जो मैं ले रहा हूँ इस कंसेप्ट पे वो है एग्जांपल 4.36। इसे पढ़ते हैं। अ चार्ज पार्टिकल हैविंग चार्ज ऑफ 2 कूलम is thrown with the velocity is equal to 2 I cap plus 3 J cap meter per second inside a region having electric field of 2 J cap, ये वोल्ट पर मीटर इसका यूनिट है, and magnetic field of value 5 K cap. Find the initial Lorentz force acting on the particle। तो हमें इनिशियल लॉरेंस फोर्स निकालना है। तो ये सिंपल न्यूमेरिकल है, क्योंकि अभी हमने पढ़ा है कि एक चार्ज पार्टिकल को जब इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में कंबाइन रख दिया जाता है तो उस पे जो लॉरेंस फोर्स लगती है वो होती है Q ब्रैकेट में E वेक्टर प्लस V वेक्टर क्रॉस B वेक्टर। तो हम इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं। Q हमें 2 कूलम दिया हुआ है, इलेक्ट्रिक फील्ड हमें 2 J कैप गिवन है, प्लस V वेक्टर है 2 I कैप प्लस 3 J कैप, क्रॉस B वेक्टर है 5 K कैप। तो इसे सॉल्व करने के लिए पहले हम क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं V और B का।
तो जब क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे तो ये 2i कैप 5k कैप से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 10i कैप क्रॉस k कैप हो जाएगा, और ऐसे ही j k से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 5 ज़ा 15 j कैप क्रॉस k कैप। अब i क्रॉस k किसके बराबर होता है? तो i क्रॉस के अगर हम इसके ऑपोजिट मूव करेंगे तो माइनस जे हो जाएगा, तो 10 इंटू माइनस जे, और ऐसे ही j क्रॉस के i के इक्वल होता है, तो ये i कैप हो जाएगा। अब हम इन्हें ये 15 i कैप हो जाएगा, 2j माइनस 10j माइनस 8j हो जाएगा। तो अगर मैं 2 से इसे मल्टीप्लाई कर लूँ ब्रैकेट को, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा कि उस पे जो लॉरेंस फोर्स लगेगी वो कितने वैल्यू की लगेगी? 30i कैप माइनस 16j कैप। आई होप आपको ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ओके, उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, एग्जाम्पल 4.37। उसमें क्या कह रहा है? अ प्रोटॉन बीम passes without deviation through a region of space where there is uniform transverse mutually perpendicular electric and magnetic field with E is equal to 220 kilovolt per meter and B is equal to 50 milli Tesla। तो अभी तक की क्या इसका मतलब बनेगा कि एक प्रोटॉन पार्टिकल की बीम है, बीम मतलब ऐसे एक धारा फ्लो में आ रहे हैं प्रोटॉन पार्टिकल, और उनको म्यूचुअली परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड रीजन से पास किया जा रहा है। तो मान लो ये दो प्लेट्स इलेक्ट्रिक फील्ड रिप्रेजेंट कर रही हैं और क्रॉस लाइन मैग्नेटिक फील्ड है, और ये अनडेविएटेड मतलब बिना अपने पाथ से इनकी कोई डेविएशन हुए ये बीम इस फील्ड से पास होकर जाती है और आगे जाकर एक टारगेट को हिट करती है। तो ये मान लो ये हमने टारगेट दिखा दिया कि ये बीम आकर इस टारगेट को हिट कर रही है। फाइंड द फोर्स इम्पार्टेड बाय द बीम ऑन द टारगेट। तो पूछा है कि बताओ ये बीम कितनी फोर्स लगाएगा अपने टारगेट पे। इफ द बीम करंट इज इक्वल टू आई इज इक्वल टू 0.80 मिली एम्पियर। अगर बीम करंट जो बनता है वो इतने वैल्यू का बनता है। तो इस क्वेश्चन को समझने के बाद हम इसे सॉल्व करते हैं। अब हमें फोर्स निकालना है। तुम्हें पता है जब भी मूविंग चार्ज पार्टिकल किसी चीज से आके टकराता है तो उस पर फोर्स लगाता है, और वो फोर्स कितनी लगाता है वो न्यूटन के सेकंड लॉ ने हमें बताया था कि एक मूविंग चार्ज पार्टिकल जब किसी चीज से टकराता है तो वो कितनी फोर्स लगाता है, वो होता है चेंज इन मोमेंटम बाय टाइम टेकन। तो mv माइनस m2 यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है चेंज इन मोमेंटम और t रिप्रेजेंट कर रहा है टाइम इंटरवल। अब इसका मतलब फोर्स तो इसी रिलेशन से निकलेगा। अब v फाइनल वेलोसिटी तो चलो जीरो हो जाएगी क्योंकि टकराने के बाद बीम रुक जाएगी। अब इसका मतलब ये न्यूमेरिकल आगे करने के लिए मुझे क्या क्या चाहिए? मुझे मास चाहिए चार्ज बीम का जो हिट कर रहा है, u इनिशियल वेलोसिटी चाहिए जिस वेलोसिटी से वो आ रहा है इनिशियली, और टाइम t चाहिए। तो जब ये तीनों चीजें पता होंगी तभी मेरा ये आंसर निकलेगा। तो अब हम दिमाग लगाते हैं कि ये वैल्यूज हम कैसे निकाल सकते हैं, क्योंकि ये डायरेक्टली तो कोई भी वैल्यू नहीं गिवन, ना तो मास ऑफ बीम दिया हुआ है, ना इनिशियल वेलोसिटी बीम की दी हुई है जिससे वो आ रही थी, और ना ही टाइम इंटरवल दिया है जितने टाइम पे वो हिट कर रही है टारगेट को। तो हमें इन तीनों की निकालना पड़ेगा। अब सबसे पहले हम वेलोसिटी इसकी निकालेंगे कि इसकी इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ट्रेवल कितना होगा। अब हमने अभी पीछे कंसेप्ट पढ़ा है कि जब एक चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड रीजन से पास होता है और वो अनडेविएटेड रहता है
तो उसकी वेलोसिटी बराबर होती है मैग्नीट्यूड ऑफ ई बाय मैग्नीट्यूड ऑफ बी। अब ई और बी क्योंकि दोनों गिवन है तो हम यहाँ से इनकी वैल्यू पुट कर देते हैं। जैसे ई हमें गिवन है 220 किलो, किलो का मतलब 10 की पावर 3, और मैग्नेटिक फील्ड गिवन है 50 मिली टेस्ला, मिली होता है 10 की पावर -3। तो इसे हम सॉल्व करके सबसे पहले इसकी इनिशियल वेलोसिटी निकाल लेते हैं। तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी आ गई 4.4 इंटू 10 की पावर 6 मीटर पर सेकेंड। तो हमारा कुछ प्रॉब्लम तो दूर हो गई कि हमने इनिशियल वेलोसिटी निकाल ली। अब हमें निकालना पड़ेगा मास पर यूनिट टाइम, एमओटी निकालने की जरूरत है कि प्रोटॉन के बीम का कितना मास पर यूनिट टाइम हिट कर रहा है। अब वैसे तो ये भी नहीं गिवन, तो अब हमें सोचना पड़ेगा कि ये कैसे निकल सकता है। तो हम इसके लिए, क्योंकि करंट गिवन है तो हम करंट की नॉलेज को अप्लाई करते हैं। अब किसी भी वायर में जो करंट फ्लो होता है आई, वो बराबर होता है चार्ज फ्लोन बाय टाइम टेकन, जिसको ऐसे भी लिख सकते हैं n इंटू ई बाई टी, क्योंकि q n इंटू ई के बराबर होता है। इससे हम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स पर यूनिट टाइम जो स्ट्राइक कर रहे हैं वो निकाल सकते हैं। और एक बार हमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स पता लग गए तो हमारा मास भी निकल जाएगा। तो अगर हम इस रिलेशन से n बाई टी को निकालना चाहते हैं तो हमें i बाय स्मॉल ई करना पड़ेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करके। ई यहाँ पे चार्ज रिप्रेजेंट करेगा। तो अब हम n बाई टी के लिए सॉल्व करते हैं। अब करंट हमें दिया हुआ है 0.8 इंटू 10 की पावर -3 एम्पियर, क्योंकि 0.8 मिली एम्पियर दिया हुआ था। और चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन फिक्स होता है 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। इसको भी हम सॉल्व कर लेते हैं। ये डेसिमल से डेसिमल कैंसिल हो जाएगा, 8 2 16 के टेबल पे कट जाएगा। ये हो जाएगा 1/2 इंटू 10 की पावर 16 प्रोटॉन्स पर सेकेंड। तो हमने एक तरह से उनकी संख्या निकाल ली कि इतने प्रोटॉन्स पर सेकेंड फ्लो कर रहे हैं। हाँ जी, क्लियर है। देयरफॉर मास पर यूनिट टाइम वो बराबर होगा जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स पर यूनिट टाइम फ्लो कर रहे हैं बीम की फॉर्म में, मल्टीप्लाइड बाय द मास ऑफ वन प्रोटॉन। क्योंकि अगर n नंबर ऑफ प्रोटॉन्स पर यूनिट टाइम फ्लो कर रहे हैं और एक प्रोटॉन का मास mp है, तो मास पर यूनिट टाइम जो बीम का फ्लो कर रहा होगा वो n बाई टी इंटू एम पी कर रहा होगा। अब n बाई टी हमने निकाला है हाफ इंटू 10 की पावर 16, और एक प्रोटॉन का मास फिक्स होता है 1.67 इंटू 10 की पावर -27 kg। एक स्टूडेंट को लर्न करना होता है। इसको भी हम सॉल्व कर लेते हैं। ये 2 1.67 से कैंसिल हो जाएगा 0.835 पे, और 10 की पावर हो जाएगी -11। तो ये हमने कितना प्रोटॉन का मास पर यूनिट टाइम स्ट्राइक कर रहा है उस टारगेट को वो भी निकाल लिया। अब हम सब कुछ निकाल चुके हैं, तो हम इक्वेशन 1 में ये वैल्यू पुट कर देते हैं। देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन 1 फोर्स बराबर था m बाई टी v माइनस यू। m बाई टी हमारा निकला है 0.835 इंटू 10 की पावर -11। फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगी जैसे मैंने समझाया, क्योंकि वो टारगेट पे हिट करने पे रुक जाएगा। और इनिशियल वेलोसिटी हमने निकाली है 4.4 इंटू 10 की पावर 6। तो हम इन्हें मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो ये हमारा सॉल्व करने पर आ जाएगा 3.67 इंटू 10 की पावर -5 न्यूटन। तो ये हमारा फाइनल आंसर होगा कि ये प्रोटॉन की बीम कितनी फोर्स लगाएगी अपने टारगेट पे, 3.67 इंटू 10 की पावर -5 न्यूटन। इस क्वेश्चन को भी अच्छे से समय लगा के देख लेना। नेक्स्ट पार्ट में हम डिस्कस करेंगे एक थ्योरी का टॉपिक,
magnetic field produced due to moving charges. और इसको सबसे पहले एक फिजिसिस्ट ने प्रूव किया था एक एक्सपेरिमेंट करके, जिसे हम कहते हैं ऑयरस्टेड एक्सपेरिमेंट। तो ऑयरस्टेड एक फिजिसिस्ट था जिसने सोचा कि क्या कोई मूविंग चार्ज पार्टिकल अपने अराउंड मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर सकता है। तो वो ये जानना चाहता था। तो ये जानने के लिए उसने एक एक्सपेरिमेंट किया। वो एक्सपेरिमेंट क्या था, उसने एक मेटल की वायर ले ली, नेकेड। नेकेड और बेयर का मतलब भी उसके ऊपर रबड़ की इंसुलेशन उतार ली, तो सिंपल कॉपर नजर आ रहा था, जो उसके अंदर कॉपर का मेटल लगा होता है। तो उस कॉपर की वायर को, तो ये उसने एक बेयर मेटेलिक वायर ले ली, और उस बेयर मेटेलिक वायर में से करंट पास करने के लिए उसने उसे एक बैटरी और एक की से कनेक्ट कर दिया। क्योंकि करंट जब किसी वायर में से फ्लो करता है तो वो मूविंग चार्ज ही बन जाता है। अब मैग्नेटिक फील्ड देखने के लिए कि बन भी रही है कि नहीं, उसने उस वायर के पास एक कंपस नीडल रख दी, मैग्नेटिक कंपस नीडल। अब आप सबको पता है मैग्नेटिक कंपस नीडल में एक बहुत छोटा सा मैग्नेट होता है जिसके दो पोल होते हैं, साउथ पोल नॉर्थ पोल। और अगर करंट अराउंड पैदा होगा तो ये कंपस नीडल हिलनी शुरू हो जाएगी, जिससे पता लग जाएगा कि करंट बन रहा है कि नहीं बन रहा। राइट। अब जैसे ही उसने इस की को प्रेस किया और इस बैटरी की मदद से कुछ करंट फ्लो होना शुरू हुआ इस वायर में से, तो जैसे ही उसने सोचा था कि मैग्नेटिक फील्ड पैदा होगी, तो वो कंपस नीडल डिफ्लेक्शन शुरू कर दिया उस कंपस नीडल ने। उसका जो नॉर्थ पोल है वो वेस्ट की तरफ को डिफ्लेक्ट हो गया, अपने वेस्ट की तरफ, और साउथ पोल ईस्ट की तरफ को डिफ्लेक्ट हो गया। मतलब कंपस नीडल में डिफ्लेक्शन हो गई, जिससे उसे उसका आंसर मिल गया कि यस, एक मूविंग चार्जेस अपने अराउंड मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर सकता है। तो ये एक सिंपल सा ऑयरस्टेड एक्सपेरिमेंट है। तो हम इसके बारे में थोड़ा लिख लेते हैं। व्हेन करंट इज पास्ड थ्रू अ नेकेड, नेकेड और बेयर, जैसे मैंने अभी समझाया, तो जब करंट पास करते हैं किसी भी बेयर मेटेलिक वायर के इसमें से, तो जो मैग्नेटिक नीडल उसके नियर रखी जाती है वो डिफ्लेक्शन शो करना शुरू कर देती है, जिससे पता लगता है कि उसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाती है। तो यही ऑयरस्टेड का एक्सपेरिमेंट था। द डायरेक्शन ऑफ deflection of the needle can be found by number 1 snow rule।
तो अगर हमें देखना है कि किस तरफ को डिफ्लेक्शन होगी तो हम स्नो रूल यूज कर सकते हैं। अब ये स्नो रूल क्या होता है? इसका मतलब कि करंट की डायरेक्शन अगर साउथ टू नॉर्थ की तरफ है, मैग्नेटिक कंपास के साउथ से नॉर्थ की तरफ जा रहा है, तो नॉर्थ पोल की जो डिफ्लेक्शन होगी, नॉर्थ पोल ऑफ मैग्नेट की डिफ्लेक्शन होगी, वो इसके नॉर्थ ऑफ वेस्ट की तरफ होगा, नॉर्थ ऑफ वेस्ट। तो जब इन दोनों को उन्होंने जुड़ा तो वहां से स्नो लिख दिया कि करंट साउथ टू नॉर्थ, तो कंपास की नीडल की डिफ्लेक्शन नॉर्थ ऑफ वेस्ट। तो इस तरह से आप इसको याद कर सकते हैं। एक दूसरा रूल भी होता है, अगर आपको ये रूल नहीं इतना इजी लगता लगाने के लिए, तो हम एक स्विमिंग रूल भी यूज कर सकते हैं। ये स्विमिंग रूल क्या कहता है, इसे मैं ओरली बता दूंगा कि आप इमेजिन करो कि एक आदमी स्विम कर रहा है वायर में, उस डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है। आप इस वायर को एक रिवर की तरह मान लो और करंट, उसका जो वाटर है वो करंट है। तो अगर पानी, नदी का पानी इस डायरेक्शन में जा रहा है तो वो नदी के पानी के डायरेक्शन के लिए एक आदमी स्विमिंग कर रहा है। तो स्विमिंग करते हुए जहां पे उसका लेफ्ट हैंड जाएगा, नॉर्थ पोल उस डायरेक्शन की तरफ डिफ्लेक्शन होगी। तो जैसे मैंने फिगर बनाकर दिखाया कि उस आदमी का जो लेफ्ट हैंड है वो अंदर की तरफ को फॉल हो रहा है जब वो स्विमिंग कर रहा है। ठीक है, ये टॉप व्यू है, तो इसकी दो लेग्स, ये हैंड्स और ये हेड नजर आ रहा है। तो लेफ्ट हैंड क्योंकि अंदर को जा रहा है तो नॉर्थ पोल ऑफ नीडल अंदर की तरफ को डिफ्लेक्शन शो करेगा। तो आप इन दो रूल्स में से कोई भी रूल अप्लाई करके डायरेक्शन ऑफ डिफ्लेक्शन को फाइंड कर सकते हैं। तो स्विमिंग रूल और स्नो रूल समझने के बाद हम नेक्स्ट जो टॉपिक लेंगे वो है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पैटर्न अराउंड अ करंट कैरिंग वायर। कि मैग्नेटिक फील्ड तो पैदा होती है एक करंट कैरिंग वायर में, ये ऑरिस्टेड के एक्सपेरिमेंट ने प्रूव कर दिया। लेकिन ये मैग्नेटिक फील्ड का पैटर्न कैसा होगा तो वो हम देखेंगे। अब मान लेते हैं ये एक वायर है, हम अभी स्ट्रेट वायर ले रहे हैं। तो एक स्ट्रेट वायर है और उस स्ट्रेट वायर में कुछ करंट फ्लो हो रहा है। मान लेंगे हम करंट की डायरेक्शन ले लेते हैं कि इसमें करंट ऊपर की तरफ को फ्लो हो रहा है। अब इसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी। अब इसकी डायरेक्शन देखने के लिए जो रूल हमारी मदद करता है उसे राइट हैंड थंब रूल बोलते हैं। तो वो राइट हैंड थंब रूल क्या कहना चाहता है, ये समझने के लिए हम अपने राइट हैंड को बनाएंगे। अब ये कहता है कि आप अपने राइट हैंड को ऐसे रखो कि थंब जो है वो करंट की डायरेक्शन को पॉइंट आउट हो जाए। हमने वायर को राइट हैंड के पाम में रख लिया, मुट्ठी में रख लिया, इमेजिन करना है, और थंब को करंट की डायरेक्शन की तरफ रख देना है। तो जहां पे हमारी फिंगर्स कर्ल होंगी, उनके नेल्स जाएंगे जिस डायरेक्शन में उनके फिंगर्स के टो जाएंगे, उस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न बनेगा। तो अगर हम एक और फिगर में ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का पैटर्न बनाकर दिखाएं, क्योंकि मेरी फिंगर्स ऐसे कर्ल हो रही हैं इस डायरेक्शन में, तो इस वायर के अराउंड जो मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न बनेगा वो ऐसा बनेगा, सर्कुलर रिंग्स बनेंगे।
तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन पैटर्न हो जाएगा अराउंड अ करंट कैरिंग वायर। तो ये राइट हैंड थंब रूल कहलाता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि ये पैटर्न बताने में कैसे मदद करता है। ना केवल ये लॉ पैटर्न बताने में पता करता है, बल्कि एक पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बताने में भी पता करता है। कैसे? अगर हम जब हमने राइट हैंड को रखा था, तो अगर हम इधर वाले पॉइंट की बात करते हैं, तो जब हमारी फिंगर्स इधर से पास होंगी इस तरफ से, तो हमारे उनके नेल्स नहीं नजर आएंगे, सिर्फ फिंगर्स का अंदर वाला हिस्सा नजर आएगा। तो इसका मतलब वहां पे मैग्नेटिक फील्ड डॉट बनेगी, मतलब आउटसाइड द प्लेन ऑफ पेपर बनेगी। लेकिन जब हम अपनी फिंगर्स को कर्ल करेंगे, मोड़ेंगे, तो हमारे इस एंड पे आने पे नेल्स अंदर की तरफ को चले जाएंगे, बंद हो जाएंगे। नेल्स इस पेपर के अंदर की तरफ को जाएंगे। थोड़ा आपको इमेजिनेशन यूज करना पड़ेगा। तो इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द प्लेन ऑफ पेपर होगा। राइट? आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया तो मैं एक तीसरी फिगर से इसे समझाने की कोशिश करता हूँ कि मान लो ये वायर थी। अगर हम लेफ्ट साइड वाले पॉइंट की बात कर रहे हैं, तो वहां मैग्नेटिक फील्ड डॉट बनेगी, मतलब उसकी डायरेक्शन की बात हो रही है। और राइट साइड वाले पॉइंट की बात करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड क्रॉस बनेगी इनटू द प्लेन ऑफ पेपर, क्योंकि राइट साइड में हमारे नेल्स ऐसे अंदर की तरफ को जाएंगे। जब उनको मोड़ेंगे तो नेल्स ऐसे बंद होंगे, नेल्स इस तरफ को होंगे। तो जिस तरफ नेल्स हैं उस तरफ क्रॉस। और जब वही हम लेफ्ट साइड की तरफ पॉइंट रखेंगे, अपनी फिंगर थंब को लेफ्ट साइड की तरफ करेंगे, तो देखो कैसा होगा। तो हमारी फिंगर्स ऐसे ओपन रहेंगी, तब हमें नेल नहीं नजर आएंगे। फिंगर्स के बीच में जो लाइंस होती हैं सिर्फ वो नजर आएंगी, नेल नहीं नजर आएंगे, मतलब वहां डॉट बनेगा। तो अगर नेल अंदर की तरफ को, जिस तरफ को नेल रखने पर नेल नजर आ रहे हैं वहां क्रॉस, और जिस तरफ को फिंगर नजर आ रही है वहां डॉट। तो आपको ये समझ में आ गया होगा, आई होप। अब ये भी याद रखना है कि जब ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनती हैं, तो किसी भी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन देखने के लिए हमें वहां पे टेंजेंट लाइन ड्रॉ करनी पड़ती है। तो जैसे मान लो इस पॉइंट की बात हो रही है, तो इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड अगर हम टेंजेंट लाइन ड्रॉ करें तो वो इधर को जाएगी। अगर इस पॉइंट पे बात करें तो मैग्नेटिक फील्ड इधर को जाएगी। तो मैग्नेटिक फील्ड हमेशा टेंजेंट लाइन पे होती है। बिल्कुल इधर होगा तो क्रॉस हो जाएगा इनटू द प्लेन ऑफ पेपर, बिल्कुल इधर होगा तो डॉट हो जाएगा, अदरवाइज टेंजेंट लाइन होगी उस फील्ड लाइन। इसको भी समझ लेना। उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, जिसे कहते हैं बायोट सैवर्ट्स लॉ। तो ये बायोट सैवर्ट्स लॉ क्या है, इसको हम समझेंगे, और कैसे ये हमारी हेल्प करता है वो भी जानेंगे। तो बायोट सैवर्ट दो फिजिसिस्ट थे, जिन्होंने एक फार्मूला दिया था कि अगर हमारे पास एक वायर है, कैसे भी शेप की हो, कोई जरूरी नहीं है स्ट्रेट वायर ही हो। तो मान लो ये एक वायर हमने दिखाई है, और कितनी भी लंबी हो, कैसे भी शेप की हो, डजेंट मैटर। तो ये एक वायर है जिसमें से करंट प्रोड्यूस हो रहा है, करंट फ्लो हो रहा है। तो मान लो ये हम करंट की डायरेक्शन दिखा देते हैं उस वायर में से। अब बायोट सेवर्ट लॉ ने क्या कहा था कि मान लेते हैं ये वायर का एक छोटा सा टुकड़ा है, क्योंकि ये लॉ सिर्फ एक छोटे से टुकड़े पे ही लगता है। तो ये जिसे मैंने ब्लैक कर दिया है, ये वेरी स्मॉल लेंथ ऑफ दिस वायर है। इसको हम उसका करंट एलिमेंट कहते हैं। एलिमेंट मीन्स अ स्मॉल पोर्शन। तो ये करंट का एलिमेंट है, और इस करंट एलिमेंट से दूर, आर डिस्टेंस दूर एक पॉइंट है, जहां पर हम जो भी इस छोटे से टुकड़े के कारण मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी वो निकालना चाहते हैं।
तो बायोट सेवर्ट लॉ ने एक फार्मूला दिया था कि एक छोटे से करंट एलिमेंट के कारण जो स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड बनेगी, आप उसको इस रिलेशन से देख सकते हैं। और वो फार्मूला आपको बिना प्रूफ के याद रखना है, म्यू नॉट बाय 4 पाई आई डी एल साइन थीटा बाय आर स्क्वायर। अब इसमें देखते हैं, पहले तो हमें किसका मीनिंग पता है। आई ऑफ कोर्स करंट है, आर पोजीशन वेक्टर है उस पॉइंट की पी की जो कि उस करंट एलिमेंट से जितना डिस्टेंस दूर पर है। डीएल करंट एलिमेंट है, और यहाँ समझने वाली बात है, इसको वेक्टर क्वांटिटी लिया है क्योंकि इसकी डायरेक्शन वही लेना है जहां करंट फ्लो हो रहा है। तो करंट ऊपर की तरफ फ्लो हो रहा है तो हम डीएल की डायरेक्शन ऊपर की तरफ को लेंगे, राइट। और थीटा जो है वो इस डीएल और आर के बीच में जो स्मॉल एंगल बनेगा उसको थीटा कहते हैं। तो थीटा यहाँ पे है एंगल बिटवीन डीएल वेक्टर एंड आर वेक्टर। अब बचा ये कांस्टेंट म्यू नोड बाय 4 पाई। तो इसमें जो म्यू नोड है उसका नाम है, इसको एक नाम से भी बुलाते हैं, मैग्नेटिक परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस और एयर। ये कुछ इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी के इक्विवेलेंट है। जैसे हम इलेक्ट्रिक इफेक्ट में इलेक्ट्रिक परमिटिविटी हमने पढ़ा था ई नॉट, अगर आपको याद हो, एब्सोल्यूट नॉट। तो म्यू नॉट कहलाता है मैग्नेटिक परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस और एयर। फ्री स्पेस और एयर सिंपल लैंग्वेज में कि एयर या वैक्यूम अपने में से मैग्नेटिक इफेक्ट को कितने इजीली परमिटेड, मतलब परमिशन दे देती है फ्लो करने की। और इसकी वैल्यू भी आपको याद रखना है, म्यू नॉट की वैल्यू होती है 4 पाई इंटू 10 की पावर -7, और यूनिट होते हैं टेस्ला, मीटर, एम्पियर इनवर्स। तो ये म्यू नॉट के बारे में नॉलेज हो गया। अब हम इस रिलेशन को वेक्टर फॉर्म में भी लिखते हैं। अब अगर हम इस रिलेशन को वेक्टर फॉर्म में लिखें तो वेक्टर फॉर्म में ये रिलेशन ऐसे लिखा जाता है, म्यू नॉट बाय 4 पाई आई डी एल वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ आर क्यू। dl क्रॉस आर वेक्टर ओवर मैग्नीट्यूड ऑफ आर क्यू। वेक्टर फॉर्म में लिखने का ये फायदा होता है, बेनिफिट होता है कि अगर हम अपने राइट हैंड की फिंगर्स को dl से r की तरफ कर्ल करेंगे तो जहां हमारा थंब पॉइंट करेगा तो वो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड को बताएगा। तो ये वाला रिलेशन हमें मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बताने में मदद करता है। जैसे हमारी फिगर में dl वेक्टर ऐसे ऊपर की तरफ को है, r वेक्टर इधर को था, तो ये इनमें थीटा एक्यूट एंगल बन रहा है। इसको हम राइट हैंड स्क्रू रूल से भी याद कर सकते हैं कि अगर ये हमारे पास एक स्क्रू होता तो उसके अंदर जो ग्रूव होता है बना हुआ जिसमें हम स्क्रू ड्राइवर डाल के उस स्क्रू को टाइट करते हैं, तो उसे अगर हम डीएल से आर की तरफ को घुमाते तो ये क्लॉकवाइज स्क्रू घूमता, तो उसका जो हेड होता है वो अंदर की तरफ को जाता, तो इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड क्रॉस बनता। तो इसकी मदद से हम डीबी की डायरेक्शन निकाल सकते हैं, राइट। तो इसको आप अच्छे तरह से देख लेना आज की क्लास में जो करवाया है, और इसको नोट डाउन कर लेना। दैट्स इट फॉर टुडेज क्लास। We will do it further in the next class.